Welcome my YouTube channel. सभी दोस्तों को नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स का भाग है ये। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे प्रकाश क्या है। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश की डेफिनेशन हो जाएगी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश सरल, ब्रैकेट में हम सीधा भी लिख सकते हैं, सीधी रेखाओं में गमन करता है। सेकंड पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो प्रकाश है अपारदर्शी वस्तुओं की कैसी छाया बनाता है? तीक्ष्ण। फोर्थ पॉइंट है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। बोर्ड में आ जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आगे है प्रकाश का परावर्तन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो होगा उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। फर्स्ट पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के कैसे होता है? बराबर। सेकंड पॉइंट है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए थोड़ा फिगर से समझेंगे। यहाँ पर आपतन कोण कौन सा हो गया? यहाँ पर आई। आपतन कोण है आई जिससे हम प्रकाश आ रहा है, और परावर्तन कोण आर जिससे प्रकाश वापस जा रहा है। ये आई और आर कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आपतित किरण, जो किरण आ रही है वो आपतित है दर्पण के आपतन बिंदु पर। अभिलंब, देखिए अभिलंब की ठीक उसी प्रकार से परावर्तित होगी जिस जिस कोण से वो आ रही है। आगे है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वह बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है, देखिए प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद मीन्स काटती हैं। अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट पॉइंट है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर? पर्दे पर भी बन सकता है। थर्ड पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा। अब आभासी प्रतिबिंब की क्वालिटीज देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब केवल अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। सेकंड है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं बना सकते क्योंकि यह आभासी होता है, इसका केवल अनुमान लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब देखेंगे
समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ नोट पॉइंट हैं। आभासी एवं सीधा होता है, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी एवं सीधा। क्योंकि देखिए यहाँ पर फिगर में देखेंगे ये भी यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, प्रकाश की किरण जब यहाँ से जाएगी, ए से जब जाएगी यहाँ पर, तो प्रकाश ए से जाएगा और दर्पण पर टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, जैसे कि आई के बराबर आर, उसी कोण के अनुसार जाएगा। लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, ए डैश बी डैश पर। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, तो दोनों का आकार समान होगा। थर्ड पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। फिगर में पुनः देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ए भी वस्तु है जो यू है, कि जिसकी दूरी दर्पण से कितनी दूर है, यू है, तो उतनी दूरी पर उभी और यू यहाँ पर कैसे होंगे, बराबर। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होंगी दर्पण से। अब देखेंगे प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। अगली डेफिनेशन है पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, इसमें केवल उल्टा प्रतीत होता है। जैसे कि दायां भाग है वो हमें बायां दिखाई देगा और बायां भाग है वो दायां। अब देखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। आगे है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ अवतल दर्पण की परिभाषा होगी, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। देखिए यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है वो परावर्तन किसकी तरफ से होना चाहिए, अंदर की तरफ, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसका ठीक उल्टा होगा उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके, देखिए उत्तल दर्पण का फिगर ये रहा है यहाँ पर, जिसमें परावर्तक पृष्ठ किसकी तरफ से होगा, बाहर की तरफ से होगा, क्योंकि अंदर यहाँ पर पेंट किया हुआ है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ये दर्पण दिया हुआ है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है, तो सबसे पहले देखेंगे ध्रुव, ध्रुव क्या है, तो ध्रुव हो जाएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव की प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण ध्रुव कहते हैं। जो यहाँ पर पी है वो क्या है, ध्रुव है। जो गोलीय दर्पण का पृष्ठ है पी मध्य बिंदु, उसे हम ध्रुव कहते हैं। ये पी से अक्षर से निरूपित है। फिगर में देखेंगे तो पी देखिए यहाँ पर एम और एन के मध्य है। क्या करें हमें, आगे देखेंगे मुख्य अक्ष, डेफिनेशन है मुख्य अक्ष क्या है, तो देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर देखेंगे, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो एफ है वो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, आर। तो आगे है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अगली डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कौन सा कहलाएगा, जिस सी से निरूपित किया गया है। ये गोलीय दर्पण के केंद्र का दर्पण, तो ये सी क्या होगा, वक्रता केंद्र, सेंटर।
यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। यह किससे निरूपित किया जाता है? अक्षर सी से। आगे देखेंगे वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। पुनः हम चित्र में देखेंगे एक बार। वक्रता त्रिज्या यहाँ क्या है? आर। सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। अगली हेडिंग है द्वारक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर। तो इसे देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम एन से दर्शाया जाता है। पुनः चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एम और एन जो पेंट किया हुआ है यही है यहाँ पर द्वारक, जिसे हम अपर्चर कहते हैं। अब देखेंगे मुख्य फोकस। तो डेफिनेशन है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकार मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देख लीजिए आप, यहाँ मुख्य फोकस की डेफिनेशन है ये। अब आगे देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। पुनः हम एक बार चित्र में देखेंगे, जो एफ है पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। वही है यहाँ पर, सॉरी फोकस दूरी कहेंगे यहाँ पर, फोकस दूरी। इसे एफ द्वारा निरूपित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसी में, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। जो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से कितनी होती है? दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं F बराबर R/2। ओके। अब देखेंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अगली हेडिंग है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखेंगे एफ फोकस दूरी है, पी ध्रुव है और सी केंद्र है। जब यहाँ पर देखिए आई से एक कोण किरण आ रही है और दर्पण से टकरा करके फोकस दूरी से जा रही है, तो हम इसी प्रकार कहेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब देखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र एफ। देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से किरण एक आ रही है और देखेंगे किरण परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जो सी और पी है उसी के समांतर जो किरण टकरा के आई बराबर आर के कोण के अनुसार उसी समांतर क्रम में निकलेगी। नंबर 3 पॉइंट है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अब देखेंगे अगर कोई किरण, देखिए फिगर में ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वह परावर्तन के जब दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यह नियम है एक। अब देखेंगे नंबर 4 पॉइंट है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें
आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। 4 पॉइंट में देखिए, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, P क्या है? ध्रुव है। मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, मुख्य अक्ष क्या है? तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। देखिए कोई किरण आ रही है, वो ध्रुव से टकरा के आई कोण से आ रही है और उसी दिशा में उसी दूरी के अनुसार वापस लौट रही है, जो कोण R के बराबर है। अब आगे देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अब देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब और प्रतिबिंब में स्थिति। तो सबसे पहले देखेंगे बिंब की स्थिति, सेकंड लाइन में देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, थर्ड में है प्रतिबिंब का आकार और चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट है अनंत पर। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वह वस्तु फोकस F पर बिंदु साइज, तो वह प्रतिबिंब का बनाएगी फोकस पर बिंदु साइज का, उसी समान दूरी का बनाएगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। जो वस्तु होगी उससे प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे वो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। नंबर सेकंड है C से परे। जब C से थोड़ी पीछे होगी वस्तु तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F तथा C के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F तथा C के बीच, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब में अत्यधिक वास्तविक तथा प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। अब नंबर 3 देखेंगे C पर। जब कोई वस्तु C पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? C पर, वक्रता केंद्र पे ही उसकी स्थिति होगी। अब देखेंगे प्रतिबिंब का आकार, तो वो होगा समान साइज। जितनी साइज का बिंब का होगा या वस्तु होगी उसी स्थिति का या साइज का प्रतिबिंब भी होगा। और प्रकृति होगी इसकी वास्तविक तथा उल्टा। फोर्थ पॉइंट है C तथा F के बीच। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच स्थित हो तब देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तो C से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से थोड़ा पीछे। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 4 पॉइंट है F पर। जब कोई वस्तु फोकस दूरी पर हो तब, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक बड़ा, ये वस्तु से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। अब नंबर 6 पॉइंट है P तथा F के बीच। जब कोई वस्तु ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच हो तब, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का आकार होगा विवर्धित बड़ा, ये प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। अब देखिए यहाँ पर चित्र के अनुसार भी समझेंगे कि जब कोई बिंब की स्थिति, जब कोई वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए A और B यहाँ पर वस्तु हैं जो अनंत पर रखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर जब किसी वस्तु की प्रकाश यहाँ से जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस दूरी से गुजरेगा। और दूसरी तरफ है B, जब B मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी और प्रतिबिंब के टकराने के पश्चात फोकस दूरी से यह भी गुजरेगी। अब देखेंगे जब कोई वस्तु वक्र C से परे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, तो देखिए यहाँ पर जब सूर्य का जब कोई प्रकाश की किरण जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के पश्चात जो प्रतिबिंब होगा
वो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस दूरी से गुजरेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश और बी डैश इसका प्रतिबिंब होंगे। और जब देखेंगे सी पर, जब कोई वस्तु सी पर स्थित हो, सी पर होगी, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी यहाँ पर वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी वस्तु रखी हुई हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये प्रतिबिंब से टकराने के पश्चात, सॉरी, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस दूरी से निकलेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ए डैश और बी डैश पर। अगला देखेंगे सी तथा एफ के बीच, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच रखी हो, तब देखेंगे तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, सी से पीछे, वक्रता केंद्र से भी पीछे ए डैश और बी डैश पर बनेगा। क्योंकि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस दूरी से गुजरेगी और जहां पर ये किरण को काटेगी तो वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश पर। अब आगे है एफ पर, जब कोई वस्तु फोकस दूरी पर हो तब। तो देखिए यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या है, वस्तु रखी हुई है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस दूरी से गुजरेगी और एक किरण जब वक्रता केंद्र से आएगी तो वह भी टकराने के पश्चात दर्पण से वह भी वापस लौट जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। अब आगे देखेंगे नंबर 6 है पी तथा एफ के बीच, जब कोई वस्तु फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच रखी हो तब। तो देखेंगे यहाँ पर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी उसी माध्यम में वापस लौटेगी वक्रता केंद्र से होती हुई, लेकिन इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो आगे जाके ए डैश और बी डैश पर बनेगा। और एक किरण आएगी जो ध्रुव से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, आभासी प्रतीत होगा, वास्तविक नहीं। अब देखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर का आता है बोर्ड में, अवतल दर्पण के उपयोग पूछ लिया जाता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो नंबर 1 है सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण देखिए हमारे यहाँ पर टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइटों में जो प्रयोग की जाती है वो सभी कैसे दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। नंबर 2 है दंत विशेषज्ञ, जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नंबर 3 है इन्हें प्राय चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो प्रतिबिंब भी कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 4 है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियां हैं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे उत्तल दर्पण,